हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल जेके एसएसबी मेंटर्स में। तो आज हम आपका रिमेनिंग पार्ट रह गया था फ्रीडम स्ट्रगल्स को लेकर, वो हम पढ़ेंगे गाइस। तो स्टार्ट करेंगे। कल हमने जलियांवाला बाग तक पढ़ा था, तो आज हम स्टार्ट करेंगे खिलाफत मूवमेंट से। खिलाफत मूवमेंट 1920, जो कि इसका चीफ काज, इसका जो रीजन रहा है, जो खिलाफत मूवमेंट जब ये स्टार्ट हुई थी, इसका जो काज रहा था वो डिफीट ऑफ तुर्की रही थी फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, जब तुर्की की डिफीट हो गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। ओके राइट, आगे बढ़ते हैं 1924। तो जब ये मुस्लिम इसमें जो मुस्लिम इंडिया से बहुत अपसेट हो गए थे ब्रिटिश का एटीट्यूड तुर्की के खिलाफ, तुर्की के खिलाफ उन्होंने जंग किया था जब वर्ल्ड वार सेकंड हो गया था। उसके बाद ही एक खिलाफत मूवमेंट राइज हो गई थी, और इसके अंदर अली ब्रदर्स और मोहम्मद अली और शौकत अली स्टार्ट की थी ये मूवमेंट। तो ये जॉइंटली ये जो लेड हो गई थी, और इसमें जो खिलाफत लीडर्स और कांग्रेस ने इकट्ठे इसमें पार्टिसिपेट उन्होंने किया था। तो ये रही खिलाफत मूवमेंट। ओके गाइस, उम्मीद है गाइस आपको फर्स्ट पार्ट आपको पसंद आया होगा, तो सेकंड पार्ट आपके पास लाए हैं ताकि आपको ये अच्छे से पसंद आए। ओके गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो आपका अनदर इसका जो है 12th नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या कहता है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 और 22 में स्टार्ट हुआ था। जो महात्मा गांधी ने अनाउंस किया था, इसका जो प्लान था, इस प्लान जो था वो एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि ये सिक्वल उसका जो सिक्वल जो रॉल्ट एक्ट के खिलाफ और जलियांवाला बाग मैसेकर के खिलाफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की को बिगिनिंग हो गई। क्योंकि जैसा आपने प्रीवियसली पढ़ा था, जलियांवाला बाग मैसेकर जिसमें जिसमें अराउंड 379 पीपल किल किए गए थे बाय द जैन डायर मार्च इन विदाउट एनी वार्निंग के खिलाफ। तो उसमें 379 लोग मारे गए थे और 1137 लोग जख्मी किए गए थे। ओके गाइस, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम इसी मूवमेंट की बात करते थे। तो ये रिवॉल्ट एक्ट जो था, रिवॉल्ट एक्ट वाज, हमने पढ़ा था रिवॉल्ट, अनदर नेम ऑफ द रिवॉल्ट एक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक एक्ट। ओके, इसमें जो रिवॉल्ट एक्ट में थोड़ा यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा गाइस, इसके साथ ही थोड़ा रिपीट होगा क्योंकि ये आपको मोमेंट्स हो रही है, ये थोड़ा हिस्ट्री पे बेस्ड है, तो ये ऑब्वियसली ये रिपीट करेगा। तो पीछे तो इसका जो रिवॉल्ट एक्ट था, इसमें जो अंडर सस्पेंशन आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हो, आप अपील या पिटीशन नहीं कर सकते कोर्ट में इसको छुड़ाने के लिए। इस पर जो एक्ट था इसको ब्लैक एक्ट भी कहा जाता था, जिसके खिलाफ ऑल इंडिया हड़ताल ऑर्गेनाइज हुआ था 6 अप्रैल 1919 में। ओके गाइस, अब आगे बढ़ते हैं हम रिवॉल्ट एक्ट। तो इस रिवॉल्ट एक्ट जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद एक खिलाफत मूवमेंट आई थी, जो कि अप्रूव किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, और जिसका नागपुर सेशन के अंदर इन दिसंबर 1920 में हुआ था। तो कांग्रेस ने ऑब्जर्व किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1920 में। इसका जो मेन एम इसका जो था, जो मूवमेंट का, वो अटेन स्वराज करना था, लेकिन नॉन वायलेंस और पीस तरीके से मेन से। तो इन्होंने ये जो नॉन वायलेंस तरीके से, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नॉन वायलेंस तरीके से अचीव करना चाहते थे, पीसफुल मैनर्स में प्रोटेस्ट करना चाहते थे। इस जो भी ये प्रीवियसली जो भी मैसेकर्स हुए, रिवॉल्ट एक्ट, जलियांवाला बाग, और लेकिन जो ये जो मूवमेंट थी, ये बड़ी जोश खरोश में थी। लेकिन उसके बाद क्या होता है, ये जो होल मूवमेंट है ये अचानक बंद हो जाती है, ऑफ हो जाती है 11 सितंबर को 1920 में, जिसमें गांधी जी जिसको फॉलो करे थे, क्योंकि चारों इंसिडेंट के बाद जो गोरखपुर के डिस्ट्रिक्ट में होता है, यूपी के मनी टॉप लीडर बड़े कंट्री में शॉक हो जाते हैं कि ऐसे ये क्यों, ये सडनली क्यों इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रोक दी। बताना चाहेंगे, अब चौरा इंसिडेंट डिस्कस करते हैं। 15 फरवरी को एक एंग्री मॉब आया था, उन्होंने एक पुलिस स्टेशन को जलाया था, जिसमें 22 पुलिस वाले जिंदा जलाए गए थे। पुलिस मैन वर बर्न्ड टू डेथ, तो उनको मारा दिया गया था जब इस मॉब लिंच में हुआ था। मॉब एक आई थी, उसने सेट किया था फायर। ओके गाइस, ये हो गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यही कहता है हमको, इसमें एक रिवॉल्ट एक्ट जलियांवाला बाग के मैसेकर के बाद एक खिलाफत मूवमेंट को ये अप्रूव किया था नेशनल कांग्रेस ने नागपुर सेशन के अंदर इन दिसंबर 1920 की। लेकिन इसके बाद ये जो मूवमेंट थी, ये पीसफुल मूवमेंट एक चल रही थी। कांग्रेस ने ऑब्जर्व किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक पीसफुल मूवमेंट हम चलाएंगे, इसका एम रहेगा हम किसी को हर्ट वगैरह नहीं करेंगे, कुछ वायलेंस नहीं करेंगे। लेकिन क्या होता है, सडनली जो ये होल मूवमेंट है वो एब्रप्टली रुक जाती है, जो 11 फरवरी 1920 को। और ये जो चारों इंसिडेंट है जो गोरखपुर के अंदर हो जाता है, उसकी वजह से वो बहुत सारे जो टॉप लीडर्स होते हैं वो शॉक हो जाते हैं, ये मूवमेंट क्यों रुक गई। और 5 अब आगे बढ़ते हैं इससे गाइस, स्वराज पार्टी क्या कहता है। जो लीडर लाइक जो मोतीलाल नेहरू है या चित्तरंजन दास है, उन्होंने एक सेपरेट ग्रुप किया था विद इन कांग्रेस की लीडरशिप के अंदर। स्वराज वांटेड, जो एक कॉन्टेस्ट काउंसिल करना चाहते थे, उसको स्वराज पार्टी कहते थे, कहा जाता था, ऑन 1 जनवरी 1923 को। तो जो इलेक्शन और जो रैंक ऑफ लो एंड हाइस है, उनको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। यह होगी स्वराज पार्टी में। आप साइमन कमीशन की बात करते हैं, इस एक्ट को 1990 में इंक्लूड किया गया था। इस प्रोविजन को रिव्यू आफ्टर द लैप्स
इसको थोड़ा लैप्स किया गया था 10 साल के बाद। हाउएवर उसके बावजूद तो रेवेन्यू कमीशन था, वो पहले से चेयरमैनशिप था सर जॉन सेवन के, वो अपॉइंट किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के। 2 साल पहले इसको अपॉइंट किया गया था एज पर द स्केड्यूल ऑफ इन 1970 गाइस। तो आगे जो इंडियन लीडर अपोज कर रहे थे साइमन कमीशन को, तो ये जो इधर ये लिखता है, उसके बाद एक जो इंडियंस थे उन्होंने क्राई किया था साइमन गो बैक। इसमें एक ब्रॉड बॉडी प्रोटेस्ट चली थी जिसमें गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा ज्यादा ब्रूटल फोर्स यूज किया था ताकि इनको हम रिप्रेशन के अंदर, जो कि ब्रूटल फोर्स किया था लाहौर के अंदर यूज, जिसमें लाला लाजपत राय बहुत ही सिवियर बहुत बुरी तरह उनको पीटा गया था इस लाठीचार्ज के दौरान। तो इसके अंदर बहुत ही ज्यादा ब्रूटल फोर्स उन्होंने यूज किया था लाहौर के अंदर ताकि लाला लाजपत राय को, और इसके अंदर जो एक लीडर है लाला लाजपत राय, जिनको ये बीट किया गया था। ओके गाइस, तो आगे बढ़ते हैं नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट ये कहता है 1928 नेहरू रिपोर्ट, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे लॉर्ड ब्रिकिनहेड, उन्होंने चैलेंज किया था इंडियन टू प्रोड्यूस ए कॉन्स्टिट्यूशन ताकि ये पॉलिसी प्रोवाइड करा सके, दैट वुड बी एक्सेप्टेबल टू ऑल, जो सब एक्सेप्ट कर सके। तो चैलेंज एक्सेप्ट किया था कांग्रेस पार्टी ने। उसके बाद वो कन्विंस हो गए थे इस पार्टी को मीटिंग ज्वाइन करने के लिए, जो 28 फरवरी 1928 को हुई थी। लेकिन जो कमेटी थी उसके जो एट वाज और रिपोर्ट पब्लिश की थी कमेटी के, जिसको नून कहता है नेहरू रिपोर्ट, जो नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने की थी, नेहरू रिपोर्ट को इसको पब्लिश की थी। नेहरू रिपोर्ट को इटसेल्फ इट्स द नेम ऑफ द नेहरू रिपोर्ट। तो इसके अंदर जो रिपोर्ट पब्लिश की थी वो कमेटी की आई थी नेहरू रिपोर्ट के नाम से। ओके, आप याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं लाहौर सेशन। लाहौर सेशन क्या कहता है? और दिसंबर 1929 अंडर द जो प्रेसिडेंटशिप थी जवाहरलाल नेहरू ने एनसी को लाहौर सेशन में एक डिक्लेयर किया था पूर्ण स्वराज। उसके अंदर एक कंप्लीट इंडिपेंडेंस और वो चाहते थे, यही हमारा गोल है, हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते हैं, हमें कुछ और नहीं चाहिए। लेकिन 13 दिसंबर जब न्यूली अडॉप्टेड पहली बार जो 3 कलर फ्लैग जो इंडिया का फ्लैग है वो अडॉप्ट किया था, वो पहले उसको लहराया, उसको 26 को वॉज फिक्स्ड, वो फिक्स किया 26 जनवरी 1930 को वो फिक्स किया गया था एज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, उसका पहला फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे माना गया था। जो एक जिसको एक 2690 वॉज फिक्स्ड, जो 26 जनवरी 1920 एक डे डिसाइड किया गया था, जो एक पहला आजादी का दिन रहेगा इंडिया के लिए, 1 जनवरी, जो कि आज भी हम सेलिब्रेट करते हैं, जो एक सेलिब्रेट हर साल होता है हमारे मुल्क पे। तो लाहौर सेशन यही कहता है 1920, जो कि अंडर नेहरू जी के अंदर उसको उन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांगी। लाहौर सेशन में उन्होंने डिक्लेयर किया पूर्ण स्वराज मींस कंप्लीट इंडिपेंडेंस, हमें अल्टीमेट गोल यही है हमारा। तो ये एक्सेप्ट किया था न्यूली थॉट के साथ। आई होप गाइस आपको ये समझ आया होगा। तो पहला ये ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बनता है, और 13 दिसंबर 19 न्यूली अडॉप्टेड पहला झंडा था वो इस दिन लहराया गया था। ओके, आप याद रख सकते हो ऑब्जेक्टिव के लिए। आगे बढ़ते हैं गाइस। तो इसके बाद जो दांडी मार्च जो कि 12 मार्च 1930 को गांधी बिगड़ ने एक फेमस मार्च, दांडी मार्च विद उसके चॉइस के साथ, उसके साथ 79 फॉलोअर्स थे जिन्होंने ब्रेक किया था साल्ट वॉल लॉ, जो कि एक लॉ बनाया गया था वो साल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए। तो वो रीच हो गए थे कोस्ट ऑफ दांडी को ऑन 15 अप्रैल 1930। आफ्टर जब हम मार्च कर रहे थे डिस्टेंस ऑफ तक उन्होंने ये मार्च को कंटिन्यू रखा था। ऑन अप्रैल 16 को फॉर्मली लॉन्च उन्होंने 6 अप्रैल को लॉन्च किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बाय ब्रेकिंग द साल्ट लॉ। हम ये साल्ट लॉ जो था ये हम तोड़ेंगे डिसोबीडियंस के साथ। तो ये साल्ट लॉ यही कहता है, गाइस ये डिस्कस करेंगे हम। साल्ट लॉ यही कहता था, जो ब्रिटिशर्स थे 1882 उन्होंने प्रॉहिबिट किया था इंडियन को फ्रॉम कलेक्टिंग और सेलिंग साल्ट, क्योंकि ये एक स्टेबल डाइट था इनके लिए। तो इंडियन सिटीजन को फोर्स किया गया था, आप मिनरल्स हमारे ब्रिटिशर्स रूलर से खरीदो। एडिशंस, ये एक मोनोपोली मैन्युफैक्चर बन गई थी जिसमें सेल ऑफ सॉल्ट और चार्ज हैवी साल्ट टैक्स उनको किया जाता था। तो इस पर एक सिविल डिसोबीडियंस चली ताकि जो इस साल्ट लॉ को तोड़ा जा सके। इसको दांडी मार्च कहते हैं। ओके गाइस, तो ये आप याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, आप देखते हैं सिविल डिसोबीडियंस में, सिविल डिसोबीडियंस के कंट्री वाइड एक प्रोटेस्ट चला था, मास पार्टिसिपेशन, जिसमें ज्यादातर औरतें थी। इसमें गोरल सोल्जर्स उन्होंने मना किया था फायर पेशावर के लोगों पे करने के लिए, जब ये मास प्रोटेस्ट चली थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आफ्टर द दांडी मार्च। ओके गाइस, अब देखते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या कहता है। 20 राउंड टेबल, जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो हेल्ड हो गई थी नवंबर 1930 को एट लंदन में, जिसमें जो बाइकआउट किया था, जो भी हमारी कांग्रेस ने जो टोटली बाइकआउट किया था। लेकिन 8 मार्च को 1931 के अंदर गांधी इरविन पैक्ट, जिसको एक साइन हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट, जो कि एक साइन हुआ था। एज पर इस एक्ट को महात्मा गांधी जो थे उन्होंने एग्री किया इस सस्पेंड इसको सिविल डिसोबीडियंस के लिए। लेकिन मूवमेंट एंड जो इस मूवमेंट के बाद जो गांधी जी थे सेकंड राउंड टेबल के लिए रेडी हो गए थे
इस कॉन्फ्रेंस के लिए, सेकंड राउंड टेबल की। लेकिन क्या होता है, इस सेकंड राउंड टेबल 1931 सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद वो हेल्ड हो जाती है लंदन के अंदर, लेकिन महात्मा गांधी पार्टिसिपेट करते हैं इस कॉन्फ्रेंस टेबल में, लेकिन रिटर्न बड़े निराश होकर आते हैं वहां से, क्योंकि वहां से कोई समझौता नहीं होता। इन 19 जनवरी 32 जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फिर से रिज्यूम हो जाती है, फिर से कंटिन्यू हो जाती है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कंटिन्यू करता है। तो उसके बाद जो दूसरा आता है गाइस, पूना पैक्ट के अंदर आता है 1952, द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस वाज एविडेंट बट सीट्स रिजर्व्ड फॉर देम इज प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। पूना पैक्ट के अंदर ये कहता है इस आइडिया का सेपरेट इलेक्टोरेट जो डिप्रेस्ड क्लास थे, जिसमें लोअर क्लास आते हो, जो कि एवेडेंट क्लास है, उनके लिए सीट रिजर्वेशन का ये आइडिया लाना पड़ा लेजिस्लेशन के लिए, ताकि इनके लिए सीट्स इनको इक्वल राइट मिले, ताकि ये पार्टिसिपेट करें। पूना एक्ट यही कहता है, जो जॉइंट इलेक्टोरेट अपर क्लास लोअर क्लास, उन्होंने एग्री किया इस एक्ट को और इस एक्ट को पास किया। इस एक्ट के अंदर यही लिखा है, जिसमें डिप्रेस्ड क्लास थे, जो एबेंडेंट थे, उनके लिए रिजर्वेशन रख दिया प्रोविंशियल लेजिस्लेशन में, ताकि वो भी पार्टिसिपेट कर सके जॉइंट इलेक्टोरेट की, जो अपर क्लास और लोअर क्लास है। इसके लिए जो पूना पैक्ट एग्रीड हो गया, ताकि ये तो उनके लिए सीट्स रिजर्व जो थी वो इंक्रीज की गई, रिजर्व सीट जो थी वो इनके लिए इंक्रीज की गई, ताकि इस एक्ट में वो पार्टिसिपेट कर सके, ताकि इस प्रोविंस लेजिस्लेशन में वो भी एक मेंबर की तरह काम कर सके। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। डिमांड ऑफ पाकिस्तान, इसका एक और 22 है। डिमांड ऑफ पाकिस्तान में जो चौधरी रहमत अली ने एक टर्म दी थी पाकिस्तान इन 1932, तो इन मार्च 1942 में मुस्लिम लीग को उन्होंने डिमांड किया था क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। मुस्लिम लीग जो थी उन्होंने डिमांड किया था हम पाकिस्तान को क्रिएट करेंगे। तो यह था डिमांड पाकिस्तान, इसमें चौधरी अली रहमतुल्लाह ने, जो कि पाकिस्तान के 1933 में उन्होंने बोला था, मार्च किया था। इन मार्च 1940 में उन्होंने बोला था मुस्लिम लीग डिमांड कर रहा है हम पाकिस्तान को क्रिएट करेंगे। ओके गाइस, तो आगे बढ़ते हैं। जब इसके बाद क्रिप्स मिशन चला था 1942 में, 1942 के बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट एफर्ट कर रही थी, तो सिक्योर इंडियन कॉर्पोरेशन को कर रही थी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जिसमें सेंट सर स्टॉर्ट क्रिप्स को इंडियन ऑन 23 मार्च 1942। इसको एक क्रिप्स मूवमेंट कहा जाता है। क्रिप्स मूवमेंट इसकी जो रिकमेंडेशन थी, ये प्रॉमिस कर रही थी डोमिनेंट स्टेटस इंडिया को अच्छा स्टेटस दिया जाएगा, इनको डोमिनेंट स्टेटस दिया जाएगा, स्टेटस दिया जाएगा। इसका यही मीनिंग है ताकि ये खुद डोमिनेंस करें, इनको खुद का पावर दिया जाए। उन्होंने वादा किया था इस क्रिप्स मिशन के अंदर, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही थी, ताकि हम स्कोर कर सके सर स्टे फॉर क्रिप्स में। कांग्रेस ने रिजेक्ट किया, गांधी ने अपोज किया इस प्रपोजल टू डेट चेक। तो इससे यही समझ आता है जो क्रिप्स मिशन था, जो ब्रिटिशर्स थे वो लूज कर रहे थे होल्ड इस प्रपोजल को, और वो डोमिनेंट स्टेटस जो कि गांधी जी ने डिमांड की, जो कि डिमांड ब्रिटिश रूल शेकन हो गया था सून, तो होल्ड इसका जो इंडिया को वॉर एफर्ट्स वर्थलेस हुआ था। तो ये एक क्रॉम्बल बैंक था, जिसके अंदर ये पोस्ट चेक को इन्होंने ये रिजेक्ट किया था। बिल्कुल, गांधी ने ये करने लिए रिजेक्ट किया था, और इसको क्रिप्स प्रपोजल को पोस्ट डेटेड चेक किया था। ठीक है, तो इसके बावजूद तो हम आगे बढ़ते हैं गाइस, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे, अंग्रेज जो थे, उनको वो लूज होल्ड कर रहे थे प्रपोजल सब कॉन्टिनेंट्स के साथ। तो बिकॉज ब्रिटिशर्स जो लूजिंग होल्ड कर रहे थे प्रपोजल ग्रांटिंग सब कॉन्टिनेंट्स, तो उसके बाद जो मूवमेंट चली है क्रिप्स मिशन के बाद, वो क्वाइट इंडिया मूवमेंट चली है 1942 1944। द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मुंबई पे मैच हुई थी ऑन अगस्त 8 अगस्त को। ऑल इंडिया कांग्रेस जो मुंबई को 8 अगस्त को 1942 में, और पास एक फेमस इंडियन क्वाइट रेजोल्यूशन हुआ था इसी दिन को। गांधी ने कॉल दी थी डू और डाई को कॉल दी थी, जो आ सकता है 1942। इट वाज क्वाइट इंडिया मूवमेंट, जिस दिन डू और डाई की कॉल दी गई थी गांधी जी ने, करो या मारो। आगे बढ़ते हैं गाइस। हाँ, तो आगे ये लिखता है 8 और 9 अगस्त को 1942 जो गवर्नमेंट अरेस्ट ने किया था प्रोमिनेंट लीडर्स को, जिसमें बड़े लीडर्स थे, जिसके अंदर कांग्रेस के महात्मा गांधी थे, इनको जेल में रखा गया था पुणे के अंदर। पंडित जवाहरलाल नेहरू और अब्दुल कलाम आजाद को, एंड जो कि बाकी लीडर थे, उनको जेल में रखा गया था अहमदाबाद फोर्ट के अंदर। तो क्वाइट इंडिया मूवमेंट एक आखिरी अटेम्प्ट था जिसमें कंट्री को आजादी चाहिए थी। तो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या होता है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल आर्मी INI जो सेकंड 1942 को सुभाष चंद्र बोस रीच होते हैं सिंगापुर, और उसके बाद एक रोसिंग वॉर क्राई रखते हैं दिल्ली चलो। वहां पे दिल्ली चलो अनाउंस देते हैं, एक बहुत बड़ी आवाज देते हैं दिल्ली चलो। तो दिल्ली चलो के बाद जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो इंडिपेंडेंट लीगो और सून बिकम एक। तो उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जब ये आवाज देते हैं दिल्ली चलो की, उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस के वो लीगो और उसके सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्मी, नेशनल आर्मी के बन जाते हैं। तो उसके बाद जो कंट्री का स्लोगन रहता है वो जय हिंद का नारा दे देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, तो जो INA है इंडियन नेशनल आर्मी, उसके 3 फाइटर्स ब्रिगेडर्स को नाम दिया जाता है, गांधी, आजाद और नेहरू। और रानी की झांसी जो ब्रिगेडर है, जो कि एक वो एक्सक्लूसिव वुमेन फोर्स थी।
INI याद रख सकते हैं, एक्सक्लूसिव आर्मी ऑफ जाती एक एक्सक्लूसिव वुमेन फोर्स थी। तो INI जो हेडक्वार्टर थे उसका जो हेडक्वार्टर था वो रंगून एंड सिंगापुर के अंदर था। आप याद रख सकते हो ऑब्जेक्टिव के लिए, ताकि जो आपके एमसीक्यूज में हेल्प कर सके। तो उसके बाद क्या होता है 26 कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के अंदर जो एक कैबिनेट मिशन है उसमें पुट फॉरवर्ड एक प्लान आता है फॉर रेजोल्यूशन के लिए, ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम है एक प्रपोजल के साथ वो एक सेटिंग अप करे इंटरिम गवर्नमेंट के साथ। तो वो रिमेन है एक ऑफिशियल टाइप न्यू गवर्नमेंट के साथ इलेक्ट किया जाता है एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। तो इस जो कैबिनेट मिशन के एक प्लान लिया जाता है ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जाए, जो भी लॉ मेकिंग प्रोसेस है वो सॉल्व की जाए, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए जो कि जिसमें असेंबली हो। तो इलेक्शन तो ये बनाया जाता है, इलेक्ट किया जाता है न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद हेल्ड हो जाता है, जो कि इलेक्शन जो हेल्ड होता है वो 1946 में होता है फॉर्मेशन के साथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के साथ। उसके बाद जो मुस्लिम लीग ऑब्जर्व करता है डाइट एक्शन डे उसको बोलते हैं, जो कि ऑन 16 अगस्त 1946 के अंदर आता है। मुस्लिम लीग ऑब्जर्व करता है डायरेक्ट एक्शन डे, वो डायरेक्टली एक्शन लेता है और 16 अगस्त 1947 को एक्शन लेता है, ताकि जो इंटरमीडिएट गवर्नमेंट वाज फॉर्मेड जो कि अंडर लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू होता है ऑन 2 सितंबर को एंड इंटरनेशनल फोर्स फॉर्मेड अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू को 2 सितंबर 1946 के अंदर आ सकते। तो कैबिनेट मिशन के अंदर ये आप याद रख सकते हो। इसमें जो प्रॉब्लम फेस कर रहा था कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स उसको सॉल्व करने के लिए और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए ये दिन बनाया गया था, जिसका इलेक्शन हेल्ड हुआ था 1946 फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के साथ। तो जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने डायरेक्ट एक्शन लिया था 16 अगस्त को 1946 में इंटरमीडिएट गवर्नमेंट फॉर्मेट हो गई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू के, और उसके अंदर 20 सितंबर को 1946 में आप डेट याद रख सकते हो। ओके आगे बढ़ते हैं। तो माउंटबेटन मूवमेंट क्या है 1947। तो 20 फरवरी 1947 प्राइम मिनिस्टर एलसी अनाउंस करता है इन द हाउस ऑफ कॉमन्स वो कहता है क्योंकि मैं उसके डेफिनेट इंटेंशन ये थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्रांसफर करे पावर और रेस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया के हाथ में दे दी। तो डेट नॉट लेटर देन, तो डेट थोड़ा तो 1948 में ये होता है जो लॉर्ड माउंटबेटन आर्मेड जो कि इसका बहुत ज्यादा पावर था, वो एक इंडियन विसरी बन जाता है, करता था यहाँ पे इंडियन विसरी 24 मार्च को 1947 में, जो कि पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान अपियर हुआ था इनवेंटेबल टू इन्वेंट। इनको ये तो आप अपियर होके रहेगा, इसको मना नहीं कर सकेंगे। तो लॉर्ड मार्टिन को जो कि पुट इसको अप्रूव को इस माउंट बैटन अप्रूव को इसको अप्रूव कर देती है। ओके गाइस 1940 जो कि 3 जून 1947 में होता है। तो उसके बाद लास्ट में चलते हैं जो कि 28 है इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसमें जो सैलिएंट फीचर्स ऑफ दिस एक्ट हम सीधा पढ़ेंगे ताकि अब जो कंट्री है इनटू द एग्जिस्टेंस कैसे आई थी, इंडिया पाकिस्तान वुड केम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम, जो कि इंडिया थी वो इनका जो एग्जिस्टेंस हुआ था 15 अगस्त 1947 को हुआ था। 15 अगस्त 1947 को 14 अगस्त पाकिस्तान केम इनटू एग्जिस्टेंस आई थी, उसका खुद का इंडिपेंडेंट दो स्टेट बन गई थी। सीधा याद रख सकते हो, ये तो आपको पता ही होगा गाइस, वैसे इजी है। 15 अगस्त को इंडिया इंडिपेंडेंस हुई थी 1947 और 14 अगस्त को ये पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुई थी, जो कि केम इनटू एग्जिस्टेंस आया था। लॉर्ड माउंटबेटन था, उसने मेड एक फर्स्ट गवर्नर थे जनरल ऑफ द इंडिपेंडेंस इंडिया। वायरल अली मोहम्मद जिन्ना जो थे वो पहले फर्स्ट गवर्नर थे पाकिस्तान के, जनरल ऑफ पाकिस्तान, आप याद रख सकते हो फर्स्ट अली मोहम्मद जिन्ना। और सी राजा गोपाल चंद्र एक वो पहले और लास्ट इंडिया गवर्नर रहे हैं ऑफ इंडिया गवर्नर्स को, व्हेन जो कि केम इनटू बिकम एग्जिस्टेंस, जिसको हम रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी 1950 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले इंसान थे, पहले प्रेसिडेंट थे जो हमारे कंट्री के, इंडिया की। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप कुछ फीडबैक भी देना चाहते हो आप प्लीज कमेंट में या हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और ये पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, टेक केयर, बाय बाय।